हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप फॉर बाय नवीन सी के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थीगण, यकीनन तौर पर आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतरता कंटिन्यूटी के साथ करत करत अभ्यास थे, है ना। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को आप चरितार्थ कर रहे होंगे। चलिए, अमित शाह से लेकर टार्जन, प्रियंका, तमाम विद्यार्थी जो उपस्थित है, सभी विद्यार्थी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए हम लोग सवाल को देखें। कॉमन पेपर क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी का जो 40 नंबर का है, जीएस का पोर्शन है। इसी का एक्सप्लेनेशन पूरी सरल सार्थक शब्दों में आपके सामने किया जा रहा है। कहता है, निम्न भारतीय क्रांतिकारी में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। ऐसे ये तमाम क्वेश्चन जो है इतिहास के पन्नों से लगभग समाप्त कर दी गई थी। वर्तमान सरकार थोड़ी सी अपनी भारत की धर्म संस्कृति, भारतीयता और गुलामी की मानसिकता से उबर कर अपने राष्ट्र के नायकों के बारे में एक बार पुनः जीवंत अध्ययन की शुरुआत करने का प्रयास कर रहा है। उसी के फलस्वरूप ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए, खुदीराम बोस के बारे में तो आपको पता होगा। एक छोटे से नवजात, नन्हे से अवयस्क बच्चे, जिन्हें कि अगस्त 1908 में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है ना। आपको ज्ञात होगा कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंकने के आधार पर इन्हें बंदी बनाया गया और 11 अगस्त को इन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। तो ये तो अभी नाबालिग थे, इतना इनके पास कहाँ था कि। और अशफाक उल्लाह खां के बारे में वो ज्ञात थे कि अशफाक उल्लाह खां ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे। और काकोरी रेल डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई। तो काकोरी रेल डकैती से इनको 1927 में फांसी की सजा दी गई थी। बाघा जतीन जो कि शहीद हो गए थे, कहां पर? बालासुर, उड़ीसा में जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 18 तक हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये जर्मनी की सहायता से भारत में विद्रोह करने का प्रयत्न किए थे। तो वो हैं बाघा जतीन, जो कि शहीद हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। अब लाल बाल पाल को गर्मपंथी का लीडर कहते हैं, लाल बाल पाल। अब देखिए, लाला लाजपत राय तो स्पष्ट ही गर्मपंथी थे। दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो है उदारवादी लीडर थे, नरमपंथी लीडर थे। इन्हें ब्रिटिश हुकूमत के प्रति जो है सो कम से कम दुराव नहीं था। ये ब्रिटिश की न्यायप्रियता, उसकी प्रशासनिक क्षमता के प्रति राजभक्त थे। तो लाला लाजपत राय, क्योंकि 3 गर्मपंथी नेटर में लाल, बाल और पाल, इसके अलावा चौथा जो नाम इसमें आता है, विचारों के धनी अरविंद घोष, ये सब गर्मपंथी लीडर थे। शेष जो है नरमपंथी है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको ज्ञात ही होगा। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने गए। दादा भाई नेहरू जी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो कि एक बार नहीं 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ब्रिटिश संसद में चुने गए प्रथम भारतीय रहे। धन का निकासी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। लौ अयस्क खान, बादाम पहाड़ जो है कहां पर उपस्थित है? तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का मांडला क्षेत्र जो है वह लौ अयस्क के लिए जाना जाता है। कर्नाटक का कुद्रमुख क्षेत्र लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो लौह अयस्क के क्षेत्र के लिए लाल बाल पाल घोष एकदम सही है। ये लोग जो है क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कई पत्र पत्रिका, युगांतर, संध्या इत्यादि का प्रयोग किए। उड़ीसा के क्षेत्र का है। उत्पादन की दृष्टि से कौन से भारत का प्रमुख खाद्य फसल है? भारत की कुल कृषि भूमि का लगभग 34% पर अकेले चावल की खेती की जाती है।
आप समूचे देखिए कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग है वहां पर मूलतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब क्षेत्रों का मुख्य भोजन जो है वो चावल ही है। लोग रोटी का प्रयोग यथासंभव लगभग नहीं के बराबर करते हैं। इरफान अंसारी से लेकर तमाम विद्यार्थी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जो भारत में क्या है, चावल है, और नंबर 2 पर गेहूं है। जौ का प्रयोग जो है कुछ आपका चिकित्सीय क्षेत्र में की जाती है, और शेष जो है भगवान की पूजा वगैरह में। उड़िया से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 40 पीजीटी सेशन 4 11 12 पॉलिटिकल साइंस का क्लास मात्र 999 रुपया में आपके स्क्रीन बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मैं ही इसका पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेता हूं। प्रत्येक दिन संध्या के 4 से 5 तक क्लास होती है। क्लास में पूरी बारीकी के साथ जो विश्व से जुड़े हुए थिंकर हैं, सिसरो ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, बाल्टेयर का क्या वक्तव्य है, यथार्थवाद क्या है, वो तमाम सैद्धांतिक पहलू को बड़े ही टुकड़े टुकड़े में आपके सामने रखा जाता है, बाग को छोटे छोटे कर, ताकि वैसे प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकें। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आप पर परिचित हो ही चुके हैं, यदि लगता है कि बेहतर है, तो यकीनन तौर पर आइए और इससे जुड़ करके 80 मार्क्स का कॉमन पेपर प्लस 40 मार्क का तमाम का पूरी बारीकी के साथ अध्ययन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? नेपाल की सीमा उत्तराखंड से मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती, लेकिन झारखंड, अब देखिएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना, ये 5 राज्य ऐसा है, ये 5 राज्य भारत में ऐसा है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। गेहूं और राइस, देखिए होता क्या है नेहा जी की, मैंने बताया कि तमिलनाडु शुरू कीजिए, दक्षिण के जो राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा 6, और ये 7 राज्य ऐसे राज्य हैं जहां लोग सामान्य अवस्था में चावल का ही प्रयोग करते हैं। मसाला डोसा हो, इडली डोसा हो, क्या क्या सब चावल से ही बनते हैं। तमिलनाडु के आपको रोटी ढूंढने पर भी बहुत मुश्किल हो जाएगी मिलना। तो 5 राज्य तो पूरी तरह रह गए। अब बाकी शेष राज्य आइए तो कम से कम चावल का प्रयोग अक्सर हाँ भोजन के लिए करते हैं। सुबह और रात की भोजन का नाश्ता कुछ वहाँ देखिए चावल से जुड़ा हुआ होता है। फिर आप लोग चूरा वगैरह खाते हैं, वो भी चावल से जुड़ा हुआ होता है। ये क्लास कब से चल रहा है, टाइमिंग क्या है बाबू? टाइमिंग जो है इसका होती है 5 बजे से, लेकिन अक्सर हाँ 5:10 से क्लास की शुरुआत होती है। क्लास की शुरुआत होती है 5:10 से, क्लास की शुरुआत होती है। तो आइए, नेपाल की सीमा झारखंड से नहीं मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती है। उत्तराखंड में तो नेपाल का जो काली नदी है उसी वही सीमा रेखा है। काली नदी उत्तर और दक्षिण का यही तो हमारे बीच की जो सीमा रेखा है, नेपाल से जुड़ा हुआ जो सीमा रेखा है। पृथ्वी की सूरज की पराबैंगनी किरण का जो है वह कौन अवशोषित कर लेती है? वो ओजोन परत करती है अवशोषित, जो कि पृथ्वी का दूसरा मंडल होता है ओजोन परत। ओजोन परत में ही, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ये समताप मंडल का भाग है। ओजोन परत जो है समताप मंडल का भाग होता है। समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक है? एवरेज तौर पर 14 से लेकर 50 किलोमीटर का जो रेंज है वो समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल में ही 20 से 30 किलोमीटर की जो रेंज है, यहाँ पर ओजोन परत पाए जाते हैं। ओजोन में क्या होता है? ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ओजोन परत पृथ्वी पर सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण अल्ट्रा वायलेट रेंज को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। शायद यदि ये ओजोन परत नहीं होता तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या जीवन की कल्पना भी दूभर हो जाती।
अन्य ग्रहों की तरह यहाँ जो है सो मानव रहित हो सकते थे, जीव जंतु रहित हो सकते थे। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए लगातार देखिए हर वर्ष हम लोग 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। सूची 1 और तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। माटा तिला बांध बेतवा नदी पर है। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 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 जो है यह 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं क्योंकि झारखंड में तीव्र वर्षा होती है। झारखंड पठारी क्षेत्र, पठार का पानी जो है सो नदी के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाका में फैल जाता था, जिससे वहां काफी क्षति जान माल की काफी क्षति होती थी, बड़े पैमाने पर बाढ़ से तबाही होती थी। तो उस पर नियंत्रण के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया 1948 में। अब मिलाइए 1 का 3, देखिए 1 का 3 केवल एक जगह है, 2 का 1 यहाँ भी है। तो आंसर देखिए आपका केवल 1 जानते हैं। तो केवल यहां पर जो है सो एक क्षेत्र आपका हो जाता है ना, तो बड़ी आसानी से प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला जो सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 2010 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसे एनजीटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आया है, पहले आप देख लीजिए। नेपाल की सीमा से लगा हुआ राज्य है, देखिए उत्तर प्रदेश। उसी का दूसरा भाग आइए उत्तराखंड। फिर है आपका बिहार। उसके बाद है पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और सिक्किम की सीमा लगभग 1850 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत और नेपाल के साथ मिलती है। नेपाल से हमारा बिहार का सीमा भी जुड़ा हुआ है। साउंड प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा ना? कहाँ कोई साउंड प्रॉब्लम है? हेलो, क्या आवाज नहीं जा रही है विद्यार्थीगण? क्या आवाज नहीं जा रही है? पिंटू जी लिख रहे हैं आवाज नहीं है, क्या बताइए आवाज जा रही है? विद्यार्थी बताइए क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? एनजीटी के स्थापना ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए किया गया ताकि पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार किया जा सके, हरे पेड़ पौधे को काटा न जा सके, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण से राष्ट्र की सुरक्षा किया जा सके। चलिए आवाज देखिए सबको जा रहा है बाबू, देख लीजिए आप अपनी थोड़ी सी जो मोबाइल पे रिफ्रेश कर ले तो शायद आपकी समस्या हल हो जाएगी। जहां पर आप हैं एक बार मोबाइल को थोड़ा सा उसको देख लें तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो पर्यावरण की सुरक्षा, नदी की सुरक्षा, रेत के काटने से जुड़ा हुआ तमाम पहलू पर वह अपना सुझाव देता है। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा, मतलब क्या हुआ? थिएटर मतलब जहां पर सिनेमा की तरह, नाटक की तरह जो है सो किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश का है ये चमड़े का, ये जो होता है ये चमड़े का कठपुतली होती है। और अब काठ का कठपुतली का प्रयोग होता है, काठ के कठपुतली का प्रयोग होता है कहां पर? राजस्थान में। काठ के
कठपुतली डांस राजस्थान का एक महत्वपूर्ण डांस होता है। महाराष्ट्र के क्षेत्र का जो हम डांस देखें तो महाराष्ट्र में कौन है, महाराष्ट्र में तो ये दो है आपका, एक है लावनी, एक है लावनी और एक होता है महाराष्ट्र का ही तमाशा। कर्नाटक का यक्षगान, कर्नाटक का अलग अलग राज्य की अलग अलग लोक नृत्य लोक संगीत लोक होती है, इससे जुड़ा हुआ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा कौल तो हमारा भारत का उत्तर का क्षेत्र है, एकदम उत्तरी क्षेत्र जो कि लद्दाख में पड़ता है ना। कन्याकुमारी स्थल, कन्याकुमारी जो है स्थलीय क्षेत्र का, स्थलीय क्षेत्र का, कन्याकुमारी स्थलीय क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण होता है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, क्वेश्चन बड़ा जल्दी समाप्त हो गया हो। है ना, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है। अब देखो ये एक ऐसा प्रश्न है बाबू कि आज तक मैं तो इस प्रश्न से सहमत नहीं हूं, लेकिन क्या करें, उत्तर जो देना होता है देना होता है। अरुणा आसफ अली इसका उत्तर होता है। अब आप जरा सोचे, पता नहीं भाई, अब उत्तर तो हम बीपीएससी भी इसी को माना है तो हम कुछ काट तो नहीं सकते, उत्तर तो वही देंगे, लेकिन सिंपल सी सवाल है। इनका जन्म जो हुआ है अरुणा आसफ अली का 16 जुलाई 1909 इनका जन्म है, 16 जुलाई 1900। ठीक, इनकी मृत्यु जो हुई है 29 जुलाई 1996 को हुई मृत्यु। ठीक है, मृत्यु से यहाँ कोई संपर्क नहीं। प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन, हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है 1947 में। अब देखो इनका 1947 और 1909 में जन्म है, तो 17 में 9 गया है ना, 8 3 38। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस वक्त इनकी आयु जो है 38 वर्ष है। अब विचार करने वाली बात है कि 38 वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। इनका जो मूल उद्देश्य, मूल इनका नाम आता है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से इनका नाम जुड़ा होता है कि एक क्रांतिकारी जो है ग्वालियर टैंक मैदान में भूमिगत रह करके छिप करके स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, यकीनन तौर पर की बड़ा ही। अब प्रश्न ये है कि 1942 की यदि हम बात करें तो 1942 में देखिए इनकी आयु और कम होती है, 12 में 9 गया, 3 4 में 33 वर्ष। अब 33 वर्ष की महिला को हम कह दें ग्रैंड ओल्ड लेडी। हमारे राहुल गांधी 56 वर्ष उम्र में भी युवा नेता कहलाते हैं, और अरुणा आसफ अली को, तो बड़ा विचित्र सी अवस्था है भाई, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन का आंसर यही देता है तो हम तो उसमें कुछ कर सकते नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कोई यदि आप में से बताइए कि क्या ये कहाँ किस दृष्टिकोण से वो ओल्ड लगती है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो उनकी आयु 38 वर्ष है, और आज के दौर में तो कई महिला का 38 वर्ष में शादी होता है, तो 38 वर्ष तक तो लड़की कहलाती है। ठीक, सबका नहीं हो शादी, लेकिन कुछ का, और शादी अभी भी अक्सर 28-30 में हो ही जाती है। तो अब किस प्रकार से इसको हम माने, लेकिन खैर जब बीपीएससी उत्तर दिया तो हम तो उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, उत्तर यही देंगे। उषा मेहता का भी संबंध 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में है। कांग्रेस रेडियो के संचालन में इनकी मुख्य भूमिका थी। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, और 1947 से 1949 तक देश की पहली महिला राज्यपाल भी बनने का गौरव जो है इन्हें प्राप्त होता है। तो उत्तर जो है, चलिए अरुणा आसफ अली माना है तो अरुणा आसफ अली है, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन किसी दृष्टिकोण से हाँ, कानपुर में वो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। स्वतंत्रता के दौरान घटनाओं कालक्रम, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। अंग्रेजों के
के दस्तावेज के अनुसार 1640 गोली चला। अंग्रेजों की दस्तावेज के अनुसार जो है कुल गोली चली जो 1640 गोली चली, 1640 गोली चली और अंग्रेजों के अनुसार 379 लोग मारे गए। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर आयोग का गठन किया और कांग्रेस की पार्टी ने तहकीकात आयोग का गठन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 9 अगस्त 1942, अब 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास हुआ। हाँ, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी जो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। तो 8 अगस्त की रात्रि घोषणा किया गया, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तारीख बताई गई। इसके पश्चात आइए जो है यहाँ पर अगला जो है 8 झंडा आंदोलन 8 मार्च 1923, 8 मार्च 1923 झंडा सत्याग्रह की शुरुआत होती है। नागपुर इसका सबसे फेमस स्थान रहा, जबलपुर से इसे शुरुआत हुई थी। तो झंडा सत्याग्रह 1923। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। ये चारों की तारीख आपको पता है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय स्तर का ये पहला आंदोलन था। तो सबसे पहला घटना क्या होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक विकल्प समाप्त हो गया। उसके बाद जो है 1920 बने 4 नंबर, 1 के बाद 4 नंबर, तो ये भी समाप्त हो गया। यहाँ पर देखिए ये आंसर हो गया। तो चारों की तारीख के सहित जो आपको जब जानकारी हो गई तो स्पष्ट है कि उत्तर देने में कदापि कठिनाइयां नहीं हो सकती है ना। बड़े ही सिंपल तरीके से ऐसे प्रश्न को आप सजा सकते हैं। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरोध में हुआ। अब सांप्रदायिक अधिनिर्णय क्या है? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 1932 में यह घोषणा किया कि हरिजन को भी हिंदुओं से अलग मानते हुए उसे भी सांप्रदायिकता के आधार पर अपना प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दिया जाएगा और 71 स्थान दिया गया, जिसके विरोध में महात्मा गांधी 20 सितंबर 1942 को पूना के यरवदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। और तब जो है सो भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसमें 71 की जगह पर 148 स्थानों की आरक्षण का प्रावधान किया गया। और जो प्रावधान अभी भी जो है सो वह जारी है। तो मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी के बीच समझौता तो हुई नहीं थी, लेकिन सीआर फार्मूला पर वार्तालाप के लिए 1944 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच वार्तालाप हुई थी। और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुई थी, इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता के जिसके आधार पर महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे। अब चलिए सभी के बारे में भली भांति आप परिचित हो चुके। बक्सर का लड़ाई, बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो हेक्टर मुनरो कर रहे हैं, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ कौन संघर्ष कर रहे हैं? तो बंगाल का कौन है? मीर कासिम, बंगाल का मीर कासिम। अवध का शुजा उदौला, अवध का शुजा उदौला। और कौन है? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह। इन तीनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो ने पराजित कर दिया। और ये युद्ध हुआ था 1764 में।
तो 63, तो एक विकल्प आपके सामने स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। दूसरा विकल्प है 22 अक्टूबर 1764। इसके बाद 1765 के अगस्त माह में जो समझौता हुआ उसे इतिहास के पन्नों पर इलाहाबाद समझौता के नाम से जाना जाता है। शाह आलम द्वितीय। उत्तर क्या हो गया? स्पष्ट हो गया मेरे भाई। बोलिए किन्हीं विद्यार्थियों कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट? कहीं भी यदि लगे किसी विकल्प की कम व्याख्या हुई है या आवश्यकता से कम हुई है या सही व्याख्या नहीं हुई तो आप अपने विचार को स्पष्ट रूप से रखेंगे। मेरे से समनाम सुदर्शन कुमार जी, थोड़ा सा उसमें जुड़ा हूं। सुदर्शन कुमार कश्यप मेरा है, आप सुदर्शन कुमार हैं, है ना। नील आयोग का संबंध कब से है? जब 1800 नील आयोग का संबंध है 1859-60 ईस्वी में, जब बंगाल में नील विद्रोह हुआ। वो नील विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? दिगंबर बिश्वास नील का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। इसी विद्रोह के पृष्ठभूमि में लिखा हुआ पुस्तक है, उसका नाम है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक उसी के है। तो कहता है इस नील आंदोलन का दमन अंग्रेजों ने किया। उस पर चलिए 1860-61 में उसने जो है एक जो रिपोर्ट तो 60 में गठन किया, 61 में रिपोर्ट दिया। इसमें नील किसानों की समस्या का सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया और कहा गया कि हाँ भाई अंग्रेज जो है सो नील का किसान को साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनकी सामने समस्या हो रही है। उस समय के लिए गायब हो गई थी आवाज। पता नहीं बाबू, ऐसा तो कुछ हो सकता है। तो कौन सा बोलिए, कोई सा क्वेश्चन जहां आवाज नहीं आई तो उस क्वेश्चन को बोलिए, उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे। यदि कुछ ऐसा रहा हो कि आवाज नहीं आया उससे क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। बताइए यदि ऐसा कुछ हो गया तो। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, मालूम नहीं, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसको बताएं, मैं उसको जो है सो कर दूंगा। तो WC सीटन कार को उसका बनाया गया और इन्होंने किसान के पक्ष में ही अपनी राय दी और बंगाल में नील किसान की समस्या की मुक्ति मिल गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन तो देखिए महात्मा गांधी 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण के किसानों के द्वारा चलाया जा रहा 3 कठिया आंदोलन, चंपारण किसानों के द्वारा चलाया जा रहा 3 कठिया आंदोलन का सफल नेतृत्व किया गया। 1918 में महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह और 1918 में ही अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किए। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ जो 1922 ईस्वी तक चला, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। चौरी चौरा हत्याकांड या चौरा चौरी जो है चौरा चौरी हत्याकांड जो 4 फरवरी 1922 को हुआ, इसके बाद ये आंदोलन को वापस ले लिया गया। किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियाई चैंपियनशिप 2024 में खिताब 5वीं बार जीता? वो चीन को पराजित करके भारत ने ये 5वीं बार प्रतियोगिता को जीता। चीन को पराजित करके 5वीं बार। चलिए करंट अफेयर से कि हॉकी में कहीं भारत बेताज बादशाह हुआ करता था, लेकिन 1980 के बाद इसकी जो पतन का दौर प्रारंभ हुआ वो अब आकर कह सकते थोड़ी बहुत उसमें पतन रुक गई है, थोड़ा सा उसमें कुछ वृद्धि देखने को मिल रहा है। इस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर का समझौता हुआ है कि सेमीकंडक्टर हम विदेशों से मंगाते थे और जिसके कारण हमारा दूरसंचार के क्षेत्र में अभी भी जो है चाइना और कोरिया की कंपनी हावी है। तो सेमीकंडक्टर और लिथियम की बैटरी, तो लिथियम भी पर्याप्त मात्रा मिल चुका है। सेमीकंडक्टर की खोज जब करेंगे
अपने देश में उत्पादन करेंगे तो विदेशी की निर्भरता खत्म होगी, डाटा का संग्रह सुरक्षित रखने में सफलता मिलेगी, डेटा लीक होने की संभावना कम रहेगी। और ऑडियो विजुअल सह समझौता, ये फिल्म जगत में, ये जो है फिल्म जगत में किस प्रकार से विकास हो सके, फिल्म जगत में आने वाले नई तकनीक से हम लोग देश में परिचित हो, तो ये कोलंबिया से समझौता किए हैं ताकि फिल्म जगत में विश्व में हो रहे परिवर्तन से अप टू डेट रहें और भारत में भी बेहतर फिल्म का निर्माण हो सके। आसियान की स्थापना 1967 में होती है। भारत तो इसका मेंबर नहीं है, लेकिन 1996 से जब भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति को अपनाता है, जब भारत के द्वारा पूरब की ओर देखो की नीति को अपनाता है, पीवी नरसिंह राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तब जो है सो भारत और आसियान के बीच लगातार वार्तालाप होती रही। और इसमें इसकी बैठक जो हुई थी लाओस में हुई थी। भारत आसियान जब भी शिखर बैठक होती है तो प्रधानमंत्री उसमें शामिल होते हैं। तो ये लाओस में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जकार्ता है। 10 देश में देखिए आपका उसका मेंबर है नहीं, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कौन बच गया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, एक देश और है फिलीपींस। ये 10 देश इसके मेंबर हैं। 10 का नाम आपके सामने लिख दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो 8 अप्रैल 1948 WTO का स्थापना हुए थे। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत ने एक टाइफाइड जो है खराब खान पान से होता है, घटिया पानी से, प्रदूषित पानी से होता है, भारत ने उसका बनाया है टीका, जो विश्व स्तर पर अब उसकी WTO से मान्यता दे दिया, तो विश्व स्तर पर उसका मांग होगी। भारत को इससे भी काफी इनकम प्राप्त होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल इन स्पेस के लिए चलिए तो 1000 करोड़ रुपया का फंड तैयार किया है। किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को देश के पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, क्योंकि इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। ये देश के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, जो कभी भी किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय का यात्रा नहीं किए थे, घर पर ही इनको शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया था। तो 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाए जाते हैं। 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 2008 से इसकी शुरुआत की गई। मिनटमैन मिसाइल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया मिसाइल है। चलिए इसमें क्या बतलाना है। अब आपका क्वेश्चन जो है साइंस से जुड़ा होता है। तो ये विद्यार्थीगण, यहाँ पर ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाई बेहतर, रुचिकर, ज्ञानवर्धक लगा होगा। हर एक प्रश्न को पूरी तरह क्यों और कैसे के साथ स्पष्ट किया गया, हर पहलू को आपके सामने रखा गया। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका लाभ जरूर मिला होगा। हर एक प्रश्न को आपने 3-4 प्रश्न के आंसर के रूप में कन्वर्ट करके पढ़ा। चलिए क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अब नए सर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आइए देखेंगे कॉमन पेपर में मैथ्स के प्रश्नों को। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका बोर्ड मास का प्रश्न है, ठीक है? और ये आपका बोर्ड मास का प्रश्न है। नहीं बुआ, मुझे ठंडी नहीं लग रही है। एक्चुअली यहाँ पे जो है, जो रूम है पूरा का पूरा बंद है, और बंद रहने के कारण यहाँ पे गर्मी का एहसास हो रहा है। गर्मी का एहसास नहीं, थोड़ी देर के बाद पसीना भी इस क्लासरूम में चलने लगता है, ठीक है? तो आइए बच्चे देखेंगे, ये बोर्ड मास की प्रश्न है। तो बोर्ड मास के प्रश्न में आप जानते हैं, पहले ऑफ का काम किया जाता है, का काम किया जाता है, उसके बाद आपका भाग का, उसके बाद गुणा का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटा का, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम किया जाता है। तो साथियों, जो चीजें दिख रहा है बस वो चीजें करते जाइए आप। इसको तोड़ सकते हैं, 7 दूनी 14, 1 15, 15/2 गुना है, रहने दिया जाए, इसमें है गुना। अब इसमें देखो, अगर इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, 1 16/5 होगा, ठीक है? ये भाग है, लेकिन ये 5 3 15, 1 16/3 का 4 दूनी 8, 1 9, कितना है? तो 9/2। तो का लगा तो सबसे पहले गुना कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए। तो यहाँ पे भाग है, भाग का साइन गुना में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 3 दूना 6 ऊपर में, और ये 16 गुना 9 नीचे जाएगा, ठीक है? ऐसे तो ये सब खुद से करने वाली चीज है। इससे ये कट गया, 16 16 से कट गया, 3 से काटोगे तो 3 बार में, 3 से काटोगे तो ये 3 दूना 6 होता है, और 3 से काटोगे नीचे में 3 बार में, 5 3 15/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना में इस चीजों की मान हो गया है हमारा, कितना हो गया है सर जी? कितना हो जाएगा? 2/15, ऊपर में 2 नीचे में 15 हो जाएगा। आगे प्लस का साइन है। अब प्लस का साइन है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8 है, और प्लस में ये 3 है, और ये माइनस है। माइनस हो जाएगा कितना? तो सर जी 4 4 और 1 5, 5/4, ठीक है? तो 5/4। अब बताइएगा, इसमें से 4 तिया 12, 12 में से 5 जाएगा। अगर ये इसको सॉल्व करते तो 4 तिया 12, 12 में से 5 जाएगा, 7 8 9 10 11 12, 7 बचेगा, 7/4 है। 7/4 और 5/8, यही ना है जी? ये सही है ना? देख लीजिए एक बार, ये 4 और 1 5, 5/4, 4 तिया 12, 12 में से 5 जाएगा, 7, 7/4, बीच में प्लस है, और 7 दूनी 14, 14 5 19/8 होगा। तो 11 इधर है, 11 में से 19/8 जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा। ऐसे ये खुद से सॉल्व करने वाली चीजें हैं। 11 8 88, ये 88, और बट्टा में 88 में से 19 जाएगा, बट्टा में 8 होगा, बट्टा में 8 होगा। तो अब बताओगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी? बीच में प्लस का अगर साइन है और इधर भागा है, इस साइड भागा है, तो रहने दिया जाए। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 होगा, और 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, 6/8 होगा, ठीक है? इतना हो गया भागा। भागा 4 पंचे 20, 20 और 3 23, 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 23 होगा। और इधर 5 भागा 5 का 5 का, हाँ देखो यहाँ से क्या है? तो सर जी यहाँ से देखोगे 25 भागा में का 5 25, 25/25 1 होगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 होगा, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 होगा। इससे हो जाएगा, ये कटेगा, 23 तिया 69 होता है, 4 दूनी 8, तो 3/2 -1, 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1/2, तो इस और से 1/2 आया, प्लस 1/2 आया, 1/2 आया। अब इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, हमारा आंसर 1/2 आया। ये थोड़ा सा इसको खुद से करना रहता है बच्चे। 1/10 बी होगा? अरे भाई साहब, ये गड़बड़ कहाँ से हो गया? सॉरी, देखो 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 देखो, अरे भाई यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया। ये पूरा कटा था 1 हुआ, हाँ हाँ सॉरी, यहीं पे पूरा कटा था 1 हुआ, 1/2, तो ये हो जाएगा 2 2 और 1, 3/2 होगा,
3/2 का मतलब होता है 1.1/2। ये नहीं होगा, मतलब ये आंसर ए होगा। इसको पूरा कटने के बाद ये 1 बचा, आंसर ए होगा, बी नहीं होगा बउआ। आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर ए होगा, हाँ ए होगा, ए होगा। इसमें खुद से ये करना रहता है बच्चे। बोला गया अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो मतलब ए की मान 5 और बी की मान 3 होता है। यहां रखोगे ए की मान 5 तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और बी की मान 3 रखोगे तो 5 3 15 हो जाएगा। भागा ए की मान 5 रखोगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और बी की मान 3 रखोगे तो 5 3 15 हो जाएगा। ये होगा 40 में से 15 जाएगा तो ये 5 होगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा। ये कितना हो जाएगा सर? 4 1 5 55। 5 से काटोगे 5 होगा, 5 से काटोगे तो 11 होगा। 5:11। ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। बोला गया है एक वस्तु 20% 16% कार्मिक छूट के बाद 1680 रुपए में बेची जाती है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमेशा याद रखना अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है बच्चे, तो हमेशा अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। अंकित मूल्य पे 20% का छूट दिया, इसकी फ्रैक्शन मान 1/5, 5 में 1 रुपया छोड़ दिया तो लिया कितना? 4/5। आगे बोला गया 16% के छूट, 16% का फ्रैक्शन मान 4/25, 25 में 4 के छूट दिया है तो 21/25, और ये कितना हो गया? 1680 हो गया। अब बच्चे एक बात बताओगे, अब बताओगे इसको अगर काटेंगे हम तो सर जी काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 0, 21 दूनी 42। ठीक है, तो एमपी बराबर में हो जाएगा 20 पंचे 100 25 100। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। सिंपल सा प्रश्न था, आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। बोला गया 3500 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर पर निवेशित की जाती, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर है की जाती है। उस राशि पर कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा इतना होगा। देखो मूलधन अगर 3500 रुपये रखोगे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, बोला कि वह क्या समय होगा, कितने समय होगा, कितने वर्ष होगा जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली हो और आपका ब्याज मिल जाए, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाए 358 रुपये 75 पैसा। मेरे प्यारे मित्र इसमें बड़ा बढ़िया रिलेशन होता है। क्या होता है? यहाँ मूलधन लिख लो और यहाँ अमाउंट लिख लो। मूलधन अगर 3500 है, कितना है? 3500 है, और इसको इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 8। ठीक है, इसको इसमें जोड़ोगे तो ये 5875। ये हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान रखना इसकी अनुपात उड़ा दोगे, यहाँ पे डबल जीरो, क्योंकि नीचे लिखोगे नीचे से फिर इधर आ जाएगा। अब इसको सीधा सीधा काट देना, जैसे काटोगे तो 400 हो जाएगा, और ये पूरा पूरा काटोगे 441 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र ये दोनों का जो रिलेशन होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट के बराबर होता है। क्या कहने का मेरा अर्थ है? इसकी फ्रैक्शन मान कितना होगा? तो 5% की फ्रैक्शन मान कितना होगा? 1/20। एक साल में हो जाएगा 21/20। तो इसी फॉर्मेट में होगा। 20 को क्या करे ताकि 400 हो जाए? ये मूलधन होता है, नीचे में मूलधन होता है और नीचे से ऊपर जोड़ दोगे तो ये अमाउंट होता है। ये स्क्वायर करने पे 21 को क्या करे तो 21 का स्क्वायर करने पे 441 हुआ। मतलब ये जो पावर में 2 आएगा तो 2 वर्ष का समय लगेगा, पावर में 3 आएगा तो 3 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन पावर में 2 लगा तो हमारा समय जो होगा 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब होता है 24 माह। 2 वर्ष का आप इसी फॉर्मेट में कर लीजिएगा, आप इसी फॉर्मेट में कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा तो जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में करना और दूसरे प्रश्नों में नहीं करना है। चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में अमाउंट और मूलधन और अमाउंट को लिख लेना है और उसको काट कर छोटा में कर देना है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखिए पावर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जितना आएगा उतना ही समय होगा। वो ऑटोमेटिक डेफिनेटली आपको दिख जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो दिख ही जाएगा, डेफिनेटली है, दिखेगा ये। ठीक है साथियों, ये बताओ अब सर जी अब इसकी मान क्या होगा? तो सर जी जितने पर बार रहता है, अगर बार नहीं रहेगा दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, अगर बार आएगा तो यही 1 घट जाता है। मतलब अगर बार हटाओगे जितने अंकों पे रहेगा उतना 9 नीचे आएगा, जिस पे नहीं रहता वो घट जाता है। मेरे प्यारे साथियों इस पे 2 अंकों पे बार है तो नीचे में 2 ये तो आएगा आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं उतना 0 होता है, और टोटल है 432। जिस पे बार नहीं रहता वो घट जाता है, 4 घट जाएगा। ये 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, 2 होगा, 4 होगा, नीचे में ये हो गया। अब बता दोगे, अब इसको 2 से काटोगे तो ये 4 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8,
और ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 495 होगा। 4 2 से काटोगे 2 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 214 और नीचे में 495। ये हमारा आंसर हुआ। आंसर क्या हो गया? बी। आंसर साथियों क्या हो गया? बी। आइए आगे। लगे a माइनस बी बराबर में 5, ए बी बराबर में 6, तो ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मूला क्या होता है साथियों? ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मूला क्या होता है? सर इसके कई सारे फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा सर? ए माइनस बी भी होता है, ए माइनस बी का होल क्यू भी होता है, माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। क्या ये होता है क्या? क्या ये होता है क्या? बिल्कुल होता होगा। प्लस होता है जी। देखिए तो एक बार बताइए तो, ये भी लिख सकते हो या ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मूला। पता नहीं इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी और बट्टा में बी स्क्वायर, ये तो होता ही होता है, कन्फर्म है। तो यहाँ से a माइनस बी की मान तो 5 दिया गया है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए बी तो दिया गया 6 है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों की मान निकालना पड़ेगा। कैसे? तो यहाँ से सर जी a माइनस बी की दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दोगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी की मान 6 है तो 25 है, 6 दूनी 12 घट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 दूनी 12 अगर घटेगा तो 12 घटेगा तो ये 3 हो जाएगा, 13 होगा। ठीक है, 25 में से 12 घटेगा, 13 होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो सर जी 5, ये 19, 19 बचे 95। ए भाई साहब कितना होगा? 6 3 18, 6 3 18 होता है, 6 3 19 ना होगा जी, 19 बचे 95। देखो तो सही क्या हुआ। ए एक सेकंड रुक जाओ तो, ए बी की मान इतना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी 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 सॉरी, देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया। ई ई जो है 6 दूनी 12 इधर जाके घटेगा, और यहाँ पे ये भी देखो अभी ये प्लस होगा बीच में, इससे भी आ जाएगा उससे भी आ जाएगा, 6 दूनी 12 इधर जाके जुड़ेगा, तो 12 जुड़ेगा तो 7 होगा, और ये 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 5 गुना में कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान 37 है, जोड़ दोगे 6 6 12 1 13 43, 5 दिया 15, 4 5 20 21, 215 होगा। आंसर आपका ये होगा। इस पे भी रखोगे ए क्यू ए माइनस बी की होल क्यूब करोगे तो ये 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और ये हो जाएगा ए बी की मान 6, 6 3 18 हो जाएगा, और ए माइनस बी की मान 5, तो 125 प्लस में 18 5 90, ये 5 हो जाएगा, 9 2 11 2 215। दोनों फार्मूला आपके लिए बेस्ट है, दोनों फार्मूला में से कोई इस फार्मूला में ज़्यादा काम करना होगा, इसमें कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, फिर से समझाइए सर कौन सा। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके पास, बोला गया यदि किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं परिणाम स्वयं हो जाता है। तो 85% का फ्रैक्शन मान जो होता है साथियों 17/20 होता है। 20 में क्या जोड़ दे, सुनोगे 17 में क्या जोड़ दे ताकि नीचे वाला यही मूल संख्या यही स्वयं हो जाएगा, मूल संख्या 20 ही हो जाएगा। सर 17 में 3 जोड़ेंगे ना तो यही 20 हो जाएगा, तो आप 3 जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार 75 जोड़ रहा है, 3 बराबर 75 तो 1 बराबर 25, तो बोला मूल संख्या बताए तो संख्या 20 है, तो 20 बराबर में जो है 50, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कहने का इसका अर्थ है कि मूल संख्या बच्चे फ्रैक्शन मान जब सॉल्व करोगे 85% का फ्रैक्शन मान 17/20, तो नीचे में हमारी प्रारंभिक मान होती है, ओरिजिनल नंबर होता है, स्वयं संख्या होता है। बोला इस 17, बोला ऊपर में जो परिणाम आया 17, अगर किसी संख्या का 85% निकाले 17/20, मतलब अगर संख्या 20 है तो उसका परिणाम 17 आ रहा है। 17 में क्या जोड़े ताकि स्वयं हो जाए, स्वयं बन जाए, तो स्वयं यहां से बोला 75 जोड़ा, और यहां से 3 जोड़ोगे 17 में तो ये 20 बन जाएगा, 17 20 बन जाएगा। तो यहां से 3 और क्वेश्चन के अनुसार 75, तो 3 बराबर 75, 1 बराबर 25, तो 20 बराबर यही मूल संख्या निकालना है, 20 बराबर 500, आंसर ए हो जाएगा 20 बराबर 500। आगे बढ़ते हैं, बोला गया एबीसी अकेले 20 दिन 16 दिन 30 दिनों में कोई काम पूरा कर सकता है। ये कोई काम है, इसमें टोटल वर्क लेंगे, अगर ए से करवाएंगे तो 20 दिन लगेगा, और बी से करवाएंगे तो 16 दिन लगेगा, और सी से करवाएंगे 30 दिन लगेगा।
तो अगर इसकी एलसीएम लेते हैं तो अगर, हाँ बस समाप्त हो गया, सर को बुलाइए। हम यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं सर जी, तो अगर मान लीजिए 20 कॉमन लेते हैं, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा सर, 1 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा एलसीएम। 240 काम अगर है, 20 दिनों में 240 काम था, 1 दिनों में 12 काम, 16 दिनों में 240 काम था, 1 दिनों में कितना हो जाएगा, ये 1 होगा और 8, 16 85 15 हो जाएगा। ये कितना होगा, तो 1 दिनों में 8 काम होगा। मेरे प्यारे साथियों, बोला गया ए और बी काम प्रारंभ किया और 4 दिन के बाद छोड़ दिया। ए 1 दिन में 12 काम, बी 1 दिन में 15 दिन में, तो 15 2 17 हो जाएगा, ये 5 2 7 2 27 काम 1 दिन में हो रहा है, 4 दिनों तक काम किया, 27 चौके 84 काम हो गया। और ए और बी छोड़ दिया, कौन, ए और बी छोड़ दिया, तो ए और बी छोड़ दिया, टोटल कितना 84 काम हो गया, तो 240 में से 84 काम हो गया तो बचा कितना, तो 6 हो गया, और 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 156 काम बचा है। 156 काम कौन करेगा, सी बोला, शेष काम को सी करने में कितना दिन लगाएगा, 8 काम कर रहा है 1 दिनों में, 8 इकाई 8 7, तो कितना हो जाएगा, ये 7 बच रहा है। तो सबसे पहले तो आप काट भी सकते हो, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 9 चौके 36, 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19.1/2 दिन लगेगा 38 का। ये भाई गड़बड़ हो रहा है, बार बार गड़बड़, 1 सेकंड रुक जाओ। यहाँ से 1 दिन में ये लोग 27 काम कर रहा है और 4 दिनों में, तो 27 चौके 108 होता है, हमने गड़बड़ कर दिए, 84 लिख जाए, 108 काम कर दिया, बचा कितना, तो 2, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 3, और ये 132 काम, 132 काम है, 8 के हिसाब से काम करेगा, 4 से काटेंगे 2, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 16 दूनी 32, 1, 16 सही 1/2 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आज की क्लासेस यहीं पे मैथ के समाप्त होता है। हाँ हाँ, बी आ रहा, बी आ रहा, बी आ रहा, ठीक ठीक ठीक। 27 चौके हमने 84 लिख दिया, 28 तिया 84 होता है, 27 चौके 108 होता है। ठीक है बच्चे, थैंक यू। आपका साइंस का क्लास होगा। कह रहा है क्या आपका, यानी कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला आपका खमीर जो है ये क्या है, बताइए। जो आपका ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कह रहा है कि ईस्ट यूज इन आपका मेकिंग आपका ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का जो यूज किया जाता है, एक्चुअली ब्रेड को, इसका काम क्या होता है, ब्रेड को थोड़ा सॉफ्ट बना देना, थोड़ा अच्छा बना देना, यानी कि थोड़ा मुलायम सॉफ्ट लचीलेदार जो बनाता है, ठीक है, और उसी की वजह से थोड़ा फूलता भी है, तो ईस्ट का काम होता है, ठीक है। तो ये जो आपका यानी कि ब्रेड में इस्तेमाल किए जाने वाले आपका खमीर है, ये क्या है आपका, तो किण्वन के लिए आपका यानी कि उत्प्रेरक के रूप में आपका कार्य करता है, उत्प्रेरक के रूप में कर रहा है, एक्ट एज आपका कैटलिस्ट फॉर द आपका क्या, यानी कि फॉर्मेंटेशन, यानी कि कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, अगर जनरल भाषा में बोले तो किसी भी चीज को दर को बढ़ाना या घटाना, ठीक है। सर बीपीएससी टीआरई 4 कंप्यूटर साइंस का टेस्ट स्टार्ट कीजिए, टेस्ट अभी स्टार्ट होगा तनका दिन के बाद, लेकिन आपका कोर्स स्टार्ट हो गया, निर्माण बैच आपका चल रहा है, यानी कि कोर्स स्टार्ट है, आप पढ़ सकते हैं, वहां से सिलेबस कवर कर सकते हैं, समझ गए। देखिए, और एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि ये भी खाने वाला ही चीज हो गया, जो आपका ईस्ट मिलाते हैं इसमें तो खाने वाला मिलता है, उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट भी आपका एक खाने वाला सोडा होता है। क्या होता है आपका, यानी कि सोडियम आपका बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी क्या होता है, एक खाने वाला आपका सोडा होता है। ये भी कौन सा सोडा होता है आपका, यानी कि खाने वाला आपका क्या होता है, तो सोडा होता है। क्या होता है आपका, खाने वाला आपका क्या होता है डियर, तो सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या होता है, खाने वाला एक सोडा होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका NaH और CO3 होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका फॉर्मूला होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसको खाने वाला, लेकिन यहीं पे सोडियम बाइकार्बोनेट के हटा करके सोडियम कार्बोनेट अगर कर दिया जाए तो धोने वाला सोडा हो जाता है, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट ना कार्बोनेट कर दिया जाए तो धोने वाला सोडा हो जाता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देखिए थोड़ा, यानी कि सोडियम अगर कार्बोनेट की बात करेगा, सोडियम कार्बोनेट, तो ये होता है आपका धोने वाला सोडा होता है। क्या होता है आपका, यानी कि धोने वाला आपका सोडा होता है माय डियर। क्या होता है, धोने वाला सोडा। ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए,
आगे कह रहा है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से किन पौधों से आपका रक्तचाप का उपचार किया जाता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसका उपचार किसके माध्यम से किया जाता है। ब्लड प्रेशर का उपचार जो है आपका किसके माध्यम से किया जाता है ये बताइए। ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है आपका, ब्लड प्रेशर। देखिए सर्पगंधा जो होता है इस पौधे का यानी कि औषधि के रूप में ब्लड प्रेशर के उपचार में किया जाता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है। हालांकि तुलसी को यानी कि एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं कि आयुर्वेदिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखते हैं गला में खांसी उसी होता है, ये सब कुछ भी होता है तो थोड़ा सा गर्म पानी नमक के साथ उसको डाल करके मतलब पी लेने से थोड़ा सा कुछ कंट्रोल हो जाता है, तो आयुर्वेदिक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जामुन नहीं होगा, जामुन तो खाने वाला छोटा छोटा फल होता है काला काला, जो जनरली धान के महीने में आपका होता है। किस महीने में होता है आपका, धान के महीने में आपका होता है। ठीक है, आगे देखिए करा इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित आपका चिंता का विषय नहीं है, बताइए। कौन सा आपका चिंता का विषय नहीं है, बताइए। चिंता का विषय कह रहा है कि नहीं है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित वो चिंता का विषय नहीं। अगर ये होता भी है तो कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो सेट अभी कितना नंबर चल रहा है, ये 20 नंबर ना। ठीक है, जो 20 नंबर सेट चल रहा है ध्यान से देखिए। तो कह रहा है पर्यावरण के हाँ चिंता नहीं। देखिए तो कह रहा पहला ऑप्शन क्या है, ओजोन परत का बढ़ना। देखिए ओजोन परत का घटना आपका पर्यावरण का ये लिए खतरा है। ओजोन परत का घटना यानी कि पतला होना, ठीक है ना। ओजोन परत का मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए आपका यानी कि ओजोन आपका परत का आपका पतला होना, ठीक है। क्या होना है आपका, पतला आपका होना, पतला होना पर्यावरण के लिए खतरा है। यानी कि पर्यावरण के लिए आपका क्या है, आपका तो खतरा है। लेकिन इसका बढ़ना खतरा नहीं है। यानी कि ओजोन परत का पतला होना यानी कि घटना, पतला होना मतलब क्या आपका घटना जो है ये पर्यावरण के लिए खतरा है। ओजोन परत का आपका, ठीक है, ओजोन आपका परत का बढ़ना पर्यावरण के लिए आपका खतरा नहीं है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण के लिए खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग कब होता है, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तब आपका ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है। कह रहा प्रदूषण के स्तर का बढ़ना, प्रदूषण का स्तर अगर बढ़ेगा ये भी पर्यावरण के लिए आपका खतरा का विषय बन जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका, और ये तो आंसर नहीं होगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा क्या, चंद्रमा के लिए भारत में, ठीक है, यानी कि चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान यानी कि मिशन चंद्रयान, ठीक है, चंद्रमा के लिए जो छोड़ा गया था वो मिशन आपका चंद्रयान को डैश द्वारा सफलतापूर्वक आपका प्रक्षेपित किया गया था। डैश के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा, PSLV C11 के द्वारा। PSLV का मतलब क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना, आपका पोलर आपका सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट आपका लंच आपका व्हीकल, ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट आपका लंच व्हीकल। समझ गए बातों को, पोलर सैटेलाइट यानी कि पोलर सैटेलाइट आपका लंच व्हीकल, पोलर सैटेलाइट आपका लंच व्हीकल होता है। समझ गए बातों को, इसी के द्वारा PSLV C11 के द्वारा यानी कि चंद्र मिशन 1 को लंच किया गया था। इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट आपका लंच व्हीकल, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, GSLV का मतलब क्या था, जियो यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आपका लंच व्हीकल आपका होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा क्या, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। ऊपर और नीचे की तरफ जो वृद्धि होता है, समझिए बात को, कह रहा पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुरन और जड़ों में क्रमशः, अंकुरन जो होता है यानी कि जो कुछ भी आप बोते हैं ना तो उसका अंकुरन होता है, तो अंकुरन और जड़ों के बीच में क्रमशः जो है ऊपर और नीचे की ओर होने वाली यानी कि वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, जियोट्रोपिज्म। देखिए फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है जो सनलाइट की तरफ आपका उसका झुकाव हो गया, जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर की तरफ झुक गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यानी कि फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसका झुकाव किस तरफ, सूर्य की तरफ झुकाव इसका, यानी कि सनलाइट के तरफ आपका झुकाव,
झुकाव जो होता है ना, सनलाइट की तरफ जो झुकाव होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रैपिज्म बोलते हैं, फोटोट्रैपिज्म बोलते हैं। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या, हाइड्रोट्रैपिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि पानी की तरफ जिसका झुकाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रैपिज्म बोलते हैं। पानी की तरफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रैपिज्म बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग आपका नहीं है। ध्यान से देखिए, 7 को विद्युत चुंबकीय होता है, यानी कि टोटल जो है आपका कितना, 7 आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है आपका, ठीक है ना। यानी विद्युत आपका चुंबकीय आपका तरंग है, क्या है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। 7 को आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे कि आपका कौन कौन होता है, तो एक तो होता है आपका विजुअल आपका, ठीक है ना, रेज होता है। दूसरा आपका यूवी आपका यानी कि रेज होता है। उसके बाद आपका एक्स आपका रेज होता है, और फिर आपका गामा यानी कि रेज होता है, ठीक है। इससे नीचे आपका इंफ्रा आपका रेड होता है। उससे नीचे आपका यानी कि माइक्रो आपका वेव होता है। इससे नीचे आपका यानी कि रेडियो आपका वेव होता है। यही आपका 7 को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सबसे ज्यादा जो आपका वेवलेंथ होता है वो किसका होता है माय डियर, तो वेवलेंथ जो होता है सबसे नीचे आपका रेडियो वेव का होता है। नीचे की तरफ आपका वेवलेंथ लेमडा आपका क्या होता है, तो बढ़ता है। नीचे की तरफ आपका लेमडा क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि रेडियो वेव आपका बढ़ता है, जबकि ऊपर इसका सबसे छोटा होता है और इसका सबसे बड़ा। जबकि एनर्जी की बात करते हैं तो ये ऊपर की तरफ हमारा एनर्जी आपका क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक है ना। एनर्जी आपका ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। बाकी आपका फ्रीक्वेंसी भी आपका ऊपर की तरफ बढ़ता है, और उसके बाद आपका भेदन क्षमता यानी कि भेदन आपका क्षमता ऊपर की तरफ बढ़ता है। क्षमता आपका क्या होता है डियर, तो बढ़ता है। भेदन क्षमता कहाँ आपका, ऊपर की ओर बढ़ता है माय डियर, ठीक है ना। समझ गए बातों को, यस यस समझ गए। फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ है सर टीआरई 4 में, आज एक्चुअली लाइट कट गया था, उसकी वजह से नहीं हुआ है। मतलब वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम था, कोचिंग में ही प्रॉब्लम था, इसकी वजह से नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी विल बी आपका करेक्ट हो जाएगा माय डियर। आगे देखिए, कह रहा है हेनरी आपका बेकुरल, समझिए बातों को। देखिए हेनरी बेकुरल आपका क्या है, हेनरी बेकुरल डैश की खोज से संबंधित है। हेनरी बेकुरल आप किस खोज से संबंधित है बताइए। हेनरी बेकुरल आपका किस खोज से संबंधित है बताइए जरा। हेनरी बेकुरल किस खोज से संबंधित है। देखिए हेनरी बेकुरल ने किसको, रेडियो धर्मीयता को खोजा था। किसको खोजा था, रेडियो धर्मीयता को खोजा था। हेनरी बेकुरल ने किसको खोजा था, रेडियो धर्मीयता को खोजा था, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी को खोजा था हेनरी बेकुरल ने। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है मान लीजिए, ठीक है ना, तो इससे आपका 3 गो रे निकलेगा। एगो आपका गामा, एगो आपका बीटा, और एगो कौन सा आपका, तो अल्फा निकलेगा। ध्यान रखिएगा, बीटा के ऊपर आपका क्या है, माइनस आपका 1 यूनिट का आपका कौन सा चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज होता है। और बीटा के ऊपर आपका प्लस 2 यूनिट का आपका कौन सा, तो पॉजिटिव आपका यानी कि चार्ज होता है, ठीक है। गामा के ऊपर आपका नो चार्ज होता है, कोई भी आपका चार्ज नहीं होता है। इतना बातों को आपको ध्यान रखना माय डियर, ठीक है ना। इतना बातों को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए, कह रहा है क्या, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले बात, अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो NH3 आपका यही होता है माय डियर, अमोनिया होता है। ये क्या होता है आपका, अमोनिया होता है। इसमें नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आपका ये 14 होता है, और हाइड्रोजन की बात करें तो मास का अनुपात, ये क्या है आपका, मास का रेशियो है। द्रव्यमान का आपका रेशियो है, द्रव्यमान का आपका ये क्या है डियर, तो आपका रेशियो है, ठीक है ना। द्रव्यमान का रेशियो है, यानी कि 14 रेशियो आपका क्या है, 3 है। समझ गए बातों को, 14 रेशियो आपका 3 है। इसका रेशियो क्या है, 14 रेशियो आपका 3 है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट। अच्छा, ये कल वाला सेट खत्म हो गया, आज वाला सेट हम आपको करवा देते हैं जल्दी से। 21 नंबर वाला सेट हम आपको करवा देते हैं माय डियर, ठीक है ना। ये 20 नंबर वाला कल वाला खत्म हो गया, क्या 21 नंबर वाला करवा दे तुरंत, एक बार लिखिए यस सर। जितने लोग भी देख रहे हैं, अब 83 लोग देख रहे हैं, जरा एक बार बोलिए तो कि यस सर, अभी करवाया जाए उसको तुरंत। और साउंड ऑडियो वीडियो क्लियर है और सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और एक बार हम आपको बोले थे कि साइंस में जिनको भी कमजोरी महसूस होता है तो मिलिए आप हमसे रात में 10 से 11, और आपको पता भी नहीं लगेगा
कि कब आपका साइंस इतना मजबूत हो गया कि परीक्षा में सब क्वेश्चन को तोड़ फाड़ करने लगे, ठीक है ना। तो अगर चाहते हैं परीक्षा में क्वेश्चन को तोड़ फाड़ करे, 8 नंबर का आएगा, पूरा में पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो तुरंत आप ज्वाइन करिए दंगल। और ये रात में चलता है 10 बजे से 11 बजे तक। तो आपका टाइम खाली है तो ज्वाइन कर लीजिए, और खाली नहीं है तो खाली हो करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए बातों को? क्योंकि दर्द सिर्फ आपको 5 मिनट होगा, कब? जब ये 400 टका आपके अकाउंट से कटेगा उस समय, और आराम आपको परीक्षा तक महसूस कराएगा ही, ठीक है ना। तो चाहते हैं परीक्षा तक आराम महसूस करे और रिजल्ट में बहुत ज्यादा इजाफा मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि एक एक क्वेश्चन का महत्व है, और यहाँ तो हम आपको 8 नंबर का बेहतर तैयारी करवा देंगे। समझ गए बातों को? ठीक है, तो यही बात हमको कहना था, ठीक है। बहुत लोग को लगता है कि नहीं चलो हमारा परीक्षा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हम 400 बचा लेंगे तो पता नहीं से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको लग रहा है कि अभी जो टाइम है इसमें जितना ज़्यादा आप इंगेज रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेट नंबर 21, यानी कि आज का कार्यभार संभालने के लिए हम तैयार बैठे आपके साथ, और आपको भी मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए किया जाए स्टार्ट? बोलिए कि यस सर, बोले श्री गणेशाय नमः। चलिए आइए देखिए, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 39 से आगे की तरफ आएगा, और दे दनादान धुआंधार हम लोग इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। 8 क्वेश्चन है, और 8 में 8 नंबर अभी लेकर के हमको आना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम सिलेक्शन को डन माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये कहा कि दो आपका समान द्रव्यमान वाली वस्तु के आमने सामने प्रत्यास्थ टक्कर में आपका डैश होता है। प्रत्यास्थ टक्कर में आपका क्या क्या होता है? तो वेलोसिटीज आर क्या आपका इंटरफेयरिंग, ठीक है, यानी कि वेग आपका क्या होता है? यानी कि व्यतिहारित होती है, ठीक बात है। संवेग भी आपका होता है। देखिए वेग क्या होता है किसी भी चीज का? तो ये किसी न किसी वेग से आपका हर वस्तु जाते रहता है, तो ये वेग होता है। अगर संवेग की बात करते हैं, संवेग का, तो ये क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यही आपका संवेग होता है डियर, ठीक है ना। और ये आपका वेग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका क्या, यानी कि जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट में जो बदलाव होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, सीधा बोलो डिस्प्लेसमेंट बटा में जो टाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं डियर? वेग बोलते हैं। तो ये हो कम्बा होगा, ये हो कम्बा होगा। और दूसरा बात कह रहा है कि तेज गति वाले वस्तु धीमी होती है, और धीमी गति वाले धीमी यानी कि गति वाले वस्तु तेज होता है, तो ये भी होगा। ऑप्शन ठोको, डी विल भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी विल भी करेक्ट, सब के सब इसमें सही है, तो ऑप्शन डी विल भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी विल भी करेक्ट हो जाएगा माय डियर, ठीक है ना। ऑप्शन डी विल भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आया जाए क्या? बोलिए कि हाँ सर आया जाए। आगे देखिए कह रहा है क्या, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? देखिए थर्ड लॉ क्या होता है, यानी कि न्यूटन आपका थर्ड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड लॉ क्या होता है? ध्यान से देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं ना, तो देखिए आपका थर्ड लॉ क्या आता है, समझिए। न्यूटन थर्ड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसमें क्या होता है? यानी कि ईच एक्शंस हैव इक्वल एंड अपोजिट आपका रिएक्शन, यानी कि ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट आपका रिएक्शन होता है, जो भी है आपका ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जो चीज है जितना हम धक्का देंगे उतना ही धक्का हमको मिलेगा। समझ गए बातों को? यानी कि थर्ड लॉ, ठीक है। तो जैसे कि आपका आर्चिव तीरंदाजी में भी आपका ये चीजें होता है, और आपका अंतरिक्ष में जो रॉकेट भेजते हैं इसमें भी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन आपका डी विल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। कह रहा है किसी तत्व यानी कि कैपिलरी, किसी तत्व के कारण कोई द्रव यानी कि केश नली में ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान है। देखिए कह रहा है जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका यानी कि द्रव बस है, ठीक है ना। ये कोई द्रव है, कह रहे किसी तत्व में कोई द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, यानी कि उसका मान कितना? देखिए अगर मान लीजिए कि इसमें कोई द्रव है, ठीक है ना, यहां तक कोई द्रव है, तो इसमें जो आपका होगा ना, ये ऐसे द्रव ऊपर की तरफ चढ़ेगा। देखिए इसमें द्रव आपका ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, चढ़ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जब चढ़ता है द्रव, तो यहाँ पे जो आपका कोण बनता है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री से कम बनता है। 90 डिग्री से आपका क्या बनता है? तो आपका कम आपका
यानी कि बनता है। 90 डिग्री से क्या बनता है, कम बनता है, यानी कि उसको हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण हम उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से ऊपर चढ़ता है ना, तो इसी टाइप के कनकेव टाइप का आपका यानी कि शेप बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री से हम कम एंगल उसको बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं पे कोई ऐसा लिक्विड रहता जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता, तो यानी कि उस वो ऐसे बनता, कॉन्वेक्स बनता, तो उसका एंगल आपका 90 डिग्री से अधिक होता। ठीक है, अरे करा छाड़िए आपका बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। करा छाड़िए आपका बेसिक लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नेम इसका क्या होता है, तो इसका व्यापारिक नेम क्या होता है, तो व्हाइट लेड होता है, यानी कि सफेद होता है। ऑप्शन आपका ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छाड़िए यानी कि बेसिक लेड का कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, कार्बोनेट का जो आपका व्यापारिक नेम क्या है आपका, तो व्हाइट लेड है। क्या आपका इसका व्यापारिक नेम, तो याद रखना पड़ेगा व्हाइट लेड। ठीक है, और सिंदूर का जो आपका व्यापारिक नेम होता है आपका रेड लेड होता है आपका। ठीक है, देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि यानी कि रासायनिक गुणों को यानी कि अपरिवर्तित करते हुए एक आपका परमाणु के नाभिक में यानी कि जोड़े जाने वाले आपका कण कौन है, नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, यानी कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित यानी कि रखते हुए, अपरिवर्तित मतलब कोई गुण में परिवर्तन नहीं करता, रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा, तब परमाणु के जो नाभिक में जोड़ा गया वो कौन है आपका, न्यूट्रॉन। जैसे कोई भी अगर नाभिक है तो नाभिक के अंदर आपका दो चीजें रहता है, एक रहता है आपका क्या, यानी कि प्रोटॉन रहता है, एगो न्यूट्रॉन। इसके प्रोटॉन के ऊपर आपका पॉजिटिव आपका चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर आपका नो चार्ज होता है, नो आपका चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में चक्कर लगाता है, इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव आपका चार्ज आपका होता है। कैसा चार्ज होता है डियर, नेगेटिव आपका चार्ज होता है। समझ गए बातों को, कैसा कैसा चार्ज होता है आपका, तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, कैसा चार्ज होता है डियर, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ा जा सकता है क्या, बताइए आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे। देखिए आपका, और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होता है और इसका प्रोटॉन का पॉजिटिव है। नाभिक को पॉजिटिव बोला जाता है, लेकिन पूरे के पूरे एटम को उदासीन बोला जाता है। अगला देखिए, कह विटामिन B12 का आपका रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। थायमिन किसका है आपका, तो B1 के। नियासिन किसका है, तो आपका B3 का रासायनिक नेम है। ठीक है ना, अच्छा जरा आप लोग हमको जल्दी बताइए, विटामिन आपका यानी कि विटामिन आपका ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का और सी का, इस तीनों का खाली बता दीजिए, ए का क्या है, बी का क्या है और सी का क्या है। ठीक है ना, इस तीनों का रासायनिक नाम जल्दी से बताइए। और एक बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन बी एंड सी आपका जल में घुलनशील है। आपका जल में क्या है आपका, तो घुलन आपका शील है, घुलनशील है, जल में घुलनशील है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि विटामिन ए यानी कि CDENK ये कहाँ है आपका, वसा में घुलनशील है, यानी कि वसा में आपका क्या है, वसा में आपका यानी कि वसा में क्या है आपका, तो घुलन आपका शील है। वसा में आपका क्या है डियर, घुलनशील है। तो बताएं क्या, ठीक है, रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन बी का थाइमिन है, अब विटामिन सी का कोई नहीं बताता, हम इसका लिख देते रेटिनॉल। क्या होता है आपका, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का आपका थाइमीन होता है। ठीक है ना, और विटामिन सी का कोई नहीं लिखा अभी तक, विटामिन B1, ठीक है, बी का थाइमीन होता है। ठीक, तो लिख तो दिए, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, बिकीस, ठीक है लिखा है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है ना, क्या बोले हैं, विटामिन ए का, हाँ ठीक है, ठीक है, दो, लेकिन एक ही दो ही लोग का आया जी, बाकी लोग कहाँ हैं। एस्कॉर्बिक आपका एसिड होता है। ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला देखिए, कह रहा कि आहार आपका नली की आपका यानी कि दीवारों के संकुचन और विस्तारण की गति क्या होता है, संकुचन कर, जैसे कि मान लीजिए आप खाना खाए और जरूरी तो ना है कि खड़े रहिएगा, तो खाना खाने के बाद कभी सुत भी तो कर सकते हैं, कभी पढ़ भी सकते हैं, तभी भी आपका भोजन पचते रहता है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ते रहता है। इसका मतलब समझते हैं, भोजन पचते रहता है यानी कि आगे की ओर जो बढ़ते रहता है, इसका मतलब समझ रहे हैं।
भोजन जो पचते रहता है और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, ये कौन सा गति होता है? ठीक है, तो क्रमानुकुचन गति होता है। ये कौन सा होता है आपका? क्रमानुकुचन गति होता है। ठीक है, क्रमानुकुचन गति आपका होता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपीरेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है आपका? देखिए, एक होता है यानी कि स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसपीरेशन होता है, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और एक होता है आपका वाष्पोसर्जन। एक मतलब यहाँ पे उड़ना होता है। वाष्पोसर्जन का मतलब क्या होता है? उड़ना। बॉइलिंग पॉइंट से कम पे उड़ जाना वाष्पोसर्जन कहलाता है। आगे देखिए, आगे आपका यही है दंगल बच, जो आपका रात में 10 से 11, और जुड़ना ना भूले, क्योंकि ये आपको एग्जाम के लिए 8 नंबर जो आपका कॉमन पेपर है, चाहे पीआरटी है आपका कितना 20 नंबर प्लस, उसके लिए रामबाण साबित होगा। बाकी भी कोई भी एग्जाम देंगे, एक बार जब इससे पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, प्रीवियस ईयर 1 to 5 कॉमन पेपर सबका सॉल्यूशन है, एक मतलब आपके लिए बेहतर साबित होगा एग्जाम में। देखिए अगला कह रहा है कि हृदय मांसपेशियां डैश होती है। हृदय की मांसपेशियां कैसा होता है डियर? तो आपका बेलनाकार होता है, सही बात है। शाखित होता है, सही बात है। और एकल नाभिक, यानी कि आपका एक ही नाभिक होता है। इसमें इसमें क्या होता है आपका? एक ही आपका क्या होता है? तो नाभिक, नाभिक होता है, एक ही नाभिक आपका होता है। समझ गए बातों को? इसमें क्या होता है आपका? एक ही नाभिक होता है। ठीक है, एक ही नाभिक आपका होता है। ठीक है, तो यहीं तक था आपका क्या? तो यहाँ तक था आपका साइंस का क्वेश्चन, और इसके बाद आपका साइंस का क्वेश्चन खत्म 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 हो गया डियर। ठीक है ना? चलिए, अब कोई और बात है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हम 1-2 मिनट रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे, फिर अगला क्लास है। ठीक है, आप लोग मन से मन लगा कर पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन तो बाई प्रोडक्ट है मेहनत का। अगर आप मेहनत किए तो बाई प्रोडक्ट के रूप में जरूर सिलेक्शन आएगा। मेहनत नहीं किए हैं तो मान के चलिए बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी टाइम है, वक्त है, सुधर जाइए, वरना सुधरने के लिए आगे कोई टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरे कंपटीशन तो आपको पता है युवा को नहीं दिया जा रहा है, बुढ़वा को दिया जा रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही युवा धीरे धीरे बुढ़वा हो जाता है, तब तक वो फॉर्म भरते रहता है, तो उसी का सिलेक्शन होता है। तो टीचर वाला में आपको मौका मिला है। ठीक है ना? आप एकदम हाथ धो करके नौकरी ले लीजिए। ठीक है ना? यानी कि उसके पीछे पढ़ के, उसका हाथ धो करके पढ़ जाइए नौकरी के पीछे और सिलेबस के पीछे, और हमारा साथ जुड़ जाइए साइंस के लिए। आपको मजा आते रहेगा और पढ़ते भी रहेंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं, कॉमन पेपर का क्लास है। ठीक है, देखिए निर्वाण बैच को यानी कि अपग्रेड करवाइए। ओके मनीष गुप्ता जी, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।